नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के डर से पलायन, महाराष्ट्र दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे मजदूर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 14 अप्रैल से राहुल गांधी के हाथ में मिशन बंगाल की कमान, रैलियों पर मचा है सियासी घमासान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी को प्रचार से रोकने पर भड़के संजय राउत, कहा चुनाव आयोग ने निर्णय भाजपा के कहने पर लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लॉकडाउन के डर से पलायन, महाराष्ट्र दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे मजदूर। जी हां दोस्तों, कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली से मजदूरों की हो रही घर वापसी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बीते दिन में भी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखी और हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। वापस जाने वाले मजदूरों का कहना है कि जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही घर चले जाएं। बता दें कि दिल्ली में कई दिनों से ही यही नजारा देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन, मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात बदतर, लॉकडाउन का डर। महाराष्ट्र में तो कोरोना का संकट सिर के ऊपर चला गया है और हालात अब हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में यहां से वापस अपने गाँव जा रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ है, जो यूपी बिहार वापसी की राह देख रहे हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 14 अप्रैल से राहुल गांधी के हाथ में मिशन बंगाल की कमान, रैलियों पर मचा है सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार तेज है। इसी बीच राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आने की बात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 अप्रैल को उत्तर बंगाल में 2 चुनावी सभा संबोधित करेंगे। वो गोवालपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा करने वाले हैं। बंगाल चुनाव को देखें तो 5वें चरण में उत्तर बंगाल की 13 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोवालपोखर, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी, जलपाईगुड़ी, नागरकाटा, कलिम्पोंग और फांसी देवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता को प्रचार से रोकने पर भड़के राउत, कहा इलेक्शन कमीशन ने निर्णय बीजेपी के कहने पर लिया। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट किया, यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी को कहा कि शिवसेना ये मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इस चुनाव में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। आयोग ने बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। राउत ने ट्वीट किया कि ईएसआई भारत निर्वाचन ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर किया गया। उन्होंने आगे लिखा, यह भारत में स्वतंत्र संस्थानों की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मैं बंगाल की शेरनी के प्रति एकजुटता व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने की निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए बनर्जी ने कहा, आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने की निर्वाचन आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना दे रही हैं। सीएम ममता बनर्जी पर 24 घंटे के बैन हटने के बाद आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके पहले बनर्जी ने ट्वीट किया, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल मंगलवार दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति, कोलकाता पर धरने पर बैठूंगी। केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
जरूरत के हिसाब से हो टीकाकरण, गरीब को हर महीने मिले 6,000 रुपए। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाए तथा दूसरी कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद दी जाए। सोनिया गांधी ने शनिवार को हुई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा, टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज्यादातर राज्यों में 3 से 5 दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीके को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा राज्यों को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को जीएसटी से मुक्त। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में संक्रमण से भयावह हालात। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से भयावह हालात हैं। भाजपा सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। उसी अक्षम्य लापरवाही का नतीजा है कि सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भाजपा सरकार ने अपनी वाहवाही के मेडल बटोरने में ही पूरा साल गुजार दिया। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना के दूसरे लहर के दौर में उत्तर प्रदेश में न पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं, न ही ट्रैकिंग और न ही ट्रेसिंग की सुचारू व्यवस्था है। जांच रिपोर्ट 24 घंटे के बजाय 7 दिन में मिल रही है। बचाव के तौर तरीकों पर भी भ्रम की स्थिति है। सरकारी अक्षमताओं के चलते कोरोना अवधि में श्रमिकों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। कल कारखानों के बंद होने से अर्थव्यवस्था का बुरी तरह प्रभावित होना निश्चित है। आज भी व्यापार रोजगार की दशा ठीक नहीं है। शैक्षिक संस्थानों की बंदी से शैक्षणिक गतिविधियां ठप्प चल रही हैं और पूरा एक वर्ष व्यर्थ चला गया है। इन हालातों के लिए भाजपा सरकार ही दोषी है, जो जनता की मूल समस्याओं से मुंह चुराते हुए इवेंट मैनेजमेंट में ही लगी रहती है। आसन्न संकट के प्रति उसमें जरा भी संवेदना और गंभीरता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पापा की सलामती के लिए रखूंगी रोजे, लालू यादव की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए अपने पिता लालू यादव की सेहत में सुधार के लिए रोजे रखने की बात कही। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल मंगलवार से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा के सेहत याबी और सलामती के लिए रोजे रखूंगी। पापा की हालात में सुधार हो और जल्दी न्याय मिल जाए, इसकी भी दुआ करूंगी। साथ ही मुल्क में अमन चैन हो, इसके लिए भी ईश्वर अल्लाह से कामना करूंगी। जिसके बाद लोगों ने उन्हें रोजे रखने के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके 1 घंटे बाद रोहिणी ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि साथ में चैती नवरात्रि भी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी जहरीले परवरिश की नफरती सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चलते सजा मिली है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है और दोनों सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद को अगर दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर अरविंद केजरीवाल की बैठक, बोले अस्पतालों में मरीज बढ़े तो लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दोपहर 12 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम राजधानी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले ले सकते हैं। केजरीवाल संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात खुद मान चुके हैं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक है और सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन अगर अस्पतालों में हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,774 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही 48 मौतें हुई हैं। शहर में स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है। सीएम ने माना कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। केजरीवाल ने संवाददाताओं सम्मेलन में इस बात को माना कि कोरोना की चौथी लहर बहुत खतरनाक है और यह इतनी तेजी से फैल रही है कि इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है।
सीएम ने कहा कि 16 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के महज 100 से कम मामले आए थे, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में संक्रमण दिल्ली में महामारी फैलने के बाद से एक दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले दिल्ली में 11 नवंबर 2020 को सबसे अधिक 8,593 मामले सामने आए थे। उस दिन शहर में इस महामारी से 131 लोगों की मौत हुई थी, जो अभी तक एक दिन में दिल्ली में मरने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।